हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम पे हम लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं तथा इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज़ देख रहे हैं हम अपने चैनल पे। तो हमने जो है लेक्चर सीरीज़ में स्टैट्यूटरी बॉडीज़ स्टार्ट करा है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में ही हम आज जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखा है और सीबीआई भी देखा, लेकिन सीबीआई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो हम आज जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग हम आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी को देखेंगे। आपसे अनुरोध होगा कि हमने एक मैराथन लेक्चर लिया है इंडियन पॉलिटी पे, जिसमें हमने शुरू से लेके अंतिम तक उसमें सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं और प्रोविजंस हैं उसको देखा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको ज़रूर देखें। तो स्टैट्यूटरी बॉडी के सीरीज में आज हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देखेंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके मुझे सोशल मीडियाज़ पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें या ट्विटर पे या लिंक्डइन पे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरे सोशल हैंडल्स को भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखते हैं, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग भी कहते हैं। तो आप जब भी कुछ भी पढ़ें तो आपका जो है ब्रेन होना चाहिए, कहीं न कहीं चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए, चाहे वो फिगर से रिकॉल कर रहा हो, पिक्चर से रिकॉल कर रहा हो या किसी फ्लो चार्ट से रिकॉल कर रहा है, तो रिकॉल करना चाहिए। आप इसको देखते ही यहाँ से समझ जाएँगे कि इसका जो मोटो होगा कहीं न कहीं सत्यमेव जयते होगा। तो इसलिए मैंने इस पिक को यहाँ पे लगाया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आप रिकॉल कर पाएँ। तो हम देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को केंद्रीय सतर्कता आयोग भी कहते हैं हिंदी में। तो सीवीसी का मोटो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया कि वो सत्यमेव जयते है। तो मैं इसके बारे में और भी जानकारी देना चाहूँगा कि सत्यमेव जो जयते वर्ड है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। तो सीवीसी जो है वो एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, मॉनिटर करती है ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी सतर्कता से रिलेटेड, विजिलेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसको मॉनिटर करती है। एडवाइस अथॉरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिफॉर्मिंग एंड रिव्यूइंग देयर विजिलेंस वर्क। था विजिलेंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में के ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग की बात होती है, एग्जीक्यूटिंग की बात होती है, रिफॉर्म की बात होती है, रिव्यू की बात करती है, विजिलेंस वर्क्स के रिलेटेड, तो उस पे ये वर्क करती है। तो हम विजिलेंस के बारे में देख लेंगे, तो हम क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोल रहे हैं तो विजिलेंस का मतलब क्या होता है? तो विजिलेंस का मतलब जो होता है टू क्लीन एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टू अचीव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके के एक्शंस लिए जाएँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जाएँ, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आए, एफिशिएंसी आए और अल्टीमेटली वो जो है हमारी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करे। तो विजिलेंस का मतलब यही होता है। अगर एक्ट की बात करें कि किस एक्ट के थ्रू जो है विजिल सीवीसी आया है, तो सीवीसी जो है आया तो पहले था, बट इसको जो स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली है, सीवीसी एक्ट 2003 से मिली है। तो इस अभी हम डिटेल देख लेते हैं। सीवीसी सीवीसी वाज़ सेट अप बाय गवर्नमेंट इन फ़ैब 1964। फरवरी 1964 में ही सेटअप कर दिया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संथानाम। लेटर इन 2003 सीवीसी गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस बॉडी व्हेन सीवीसी एक्ट 2003 वाज़ पास्ड। तो वही बताना चाह रहा है कि जो फरवरी 1964 में इसको संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, संथनम कमेटी जो थी उसको, उसका जो पूरा नाम है वो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है। संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1964 फरवरी में बनाया गया था सीवीसी को। बट उसको जो स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई है कि उसको किसी कानून के तहत पावर जो दिया गया है, तो सीवीसी एक्ट 2003 में दिया गया है। अगला देखते हैं नोट कि सीवीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप बहुत ध्यान देंगे, सीवीसी को किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आप यहाँ देखेंगे ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पे किसी का कंट्रोल किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का नहीं होता है। विच इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये केवल पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अब हम हिस्ट्री ऑफ सीवीसी देख लेंगे, इतिहास क्या रहा है सीवीसी का। तो इसके पहले जब हमने सीबीआई देखा था उसमें भी हिस्ट्री कहीं न कहीं कॉमन रही है, क्योंकि करप्शन एंड ब्राइबरी के मैटर से डील करता है दोनों बॉडीज़। तो सीवीसी की भी हिस्ट्री कहीं न कहीं सेम उसी के थ्रू आती है। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट आया था 1941 में, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्राइबरी और करप्शन जो हुए थे सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में, जो भी वार रिलेटेड मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट किया गया था, जो भी वेपन्स की खरीदारी हुई थी, उसमें जो भी करप्शन और ब्राइबरी हुआ था, घूस लेने वाली बात हुआ या फिर
करप्शन हुआ था जो, तो उसके थ्रू जो है उसी की वजह से स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1941 में बनाया गया था। उसके बाद 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी थी जो कि ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उस ब्राइबरी या करप्शन करते हैं तो उनको जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो अगला जो देख लेंगे उसके बाद फिर नीड क्यों पड़ी कि एक सेंट्रल पुलिस एजेंसी बनाई जाए, तो उसका आंसर हो जाएगा कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि ग्रोइंग नीड फेल्ट फॉर द सेंट्रल पुलिस एजेंसी एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच कुड इन्वेस्टिगेट। क्योंकि एक सेंट्रल फिर लगा कि मतलब चूंकि करप्शंस बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहे थे और ब्राइबरी काफ़ी ली जा रही थी उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में, तो जो है लगा कि एक सेंट्रल पुलिस एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे बने और वो इन्वेस्टिगेट करे ब्राइबरी के मैटर्स को, करप्शन के मैटर्स को, पासपोर्ट रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं उससे, वायलेशन ऑफ सेंट्रल फिस्कल लॉस, मेजर फ्रॉड्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स में उनमें फ्रॉड्स होते हैं उससे रिलेटेड मैटर्स को डील करे, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जो फ्रॉड्स होते हैं उससे डील करे, सीरियस क्राइम्स कमिटेड बाय प्रोफेशनल गैंग्स वो डील करे, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम है उसको देखे, क्राइम्स ऑन एयरलाइंस उसको देखे, हाईजैकिंग जैसे मुद्दों को, तथा क्राइम्स ऑन हाई सीज, तो हाई सीज पे जो भी क्राइम होते हैं उन ऐसे मुद्दे को जो है देखे, ऐसे लिए इसके लिए जो है सेंट्रल पुलिस एजेंसी बनाई जानी चाहिए। तो रिकमेंडेशन हमने जैसा कि देखा कि संतरम कमेटी के रिकमेंडेशन पे फिर चूँकि 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई बनाई गई थी, जो कि पहले स्टार्टिंग में होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी, बाद में उसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर 1964 में सीवीसी बनाई गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया संतरम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो कि एडवाइज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन मैटर्स ऑफ विजिलेंस। तो आप ध्यान देंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो एडवाइज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी जहाँ पे लिखा है उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज़ करेगी विजिलेंस के मैटर्स में। अभी उसके बाद विनीत नारायण एंड अदर्स का केस आता है, यूनियन ऑफ इंडिया 1997, तो ये केस जो है सीबीआई से रिलेटेड है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसको सीवीसी का जो रोल है वो सीबीआई से सुपीरियर है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया सीबीआई के रोल को और डायरेक्ट किया सीबीआई जो है कहीं न कहीं उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं न कहीं जितनी अकाउंटेबिलिटी सीबीआई की बन पा रही थी, वो नहीं हो पा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सीवीसी जो होगा, वो शुड बी अ गिवन सुपीरियर रोल टू ओवर सीबीआई। तो बोला है सीवीसी जो होगा उसको सीबीआई के ऊपर सुपीरियर रोल मिलेगा, यानी कि सीबीआई से ज़्यादा पावर और जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सीवीसी को मिलनी चाहिए। तो सीवीसी इन्वेस्टिगेट करेगा ऑफेंस को। तो जैसा हमने सीबीआई के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सीबीआई नहीं करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सीवीसी करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कहीं न कहीं एमसीक्यू में आपसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स में या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो सीवीसी जो होगा वो इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से रिलेटेड क्राइम्स होंगे, उस मैटर में जो है सीवीसी इन्वेस्टिगेट करेगा। कमीशन गॉट स्टैट्यूटरी स्टेटस बाय एनैक्टमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली सीवीसी को, वो सीवीसी एक्ट 2003 के तहत मिली है। फिर उसके बाद एक जो है केस हो गया था, मर्डर ऑफ श्री सत्येंद्र दुबे, जो व्हिस्टल ब्लोवर एक थे। व्हिस्टल ब्लोवर मतलब कि जो सरकार जो क्या है, सरकार से रिलेटेड अगर किसी पर्सन जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है या कोई पर्सन है, वो क्राइम करता है या फिर सॉरी करप्शन करता है, तो उसकी बातों को वो उजागर करता है, इसको व्हिस्टल ब्लोअर कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन में, जो कि सत्येंद्र दुबे जी के मर्डर से रिलेटेड था, तो डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिफाई जिस डायरेक्शन दिया था, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन, तो पीआईडीपीआई कहते हैं इसको 2004 में, इसी को व्हिस्टल ब्लोअर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो सत्येंद्र दुबे का जो मर्डर केस था, व्हिस्टल ब्लोअर थे जो 2003 में ये केस हुआ था, तो उसी की वजह से डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और डायरेक्शन के परसुएंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था व्हिस्टल ब्लोअर रेजोल्यूशन। उसके बाद जो है आया द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग द डिस्क्लोजर, पीआईडी पीपीएमडी बिल 2010। तो बाद में इसका रीनेम किया गया, जो कि विजिबल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2011 के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इनैक्ट किया था।
द विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत। तो आप ये जो बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, फिलहाल आप एक्ट्स पे ध्यान दें, बिल्स तो आते जाते रहते हैं। तो द विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 2011 में आया, लेकिन उसको बाद में इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा उसको, तो उसका नाम जो है द विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 रखा गया। तो सीवीसी एक्ट 2003 जो है अमेंड किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के द्वारा बाद में। आप थोड़ा ये सीक्वेंस देखेंगे किस तरीके से हिस्ट्री स्टार्ट हुई और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है 2013 में है, जिसकी वजह से सीवीसी एक्ट में चेंज किया गया, अमेंड किया गया। सीवीसी हैज एम्पावर टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट रेफर्ड बाय द लोकपाल। तो अगर जो लोकपाल के द्वारा कंप्लेंट सेंड किया जाएगा सीवीसी को, तो उस मैटर में भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है सीवीसी करेगा। इसका पावर जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत जो है सीवीसी को दिया गया। अब हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में देख लेंगे। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंट किसको करेगा? तो जिसमें जो इसमें चेयरपर्सन होंगे और पहले हम कंपोजिशन ही देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंपोजिशन जब हम देखेंगे तो कंपोजिशन में ये चूँकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें जो होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, एक सेंट्र जिसको हम सीवीसी जनरली बोलते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा जो कि चेयरपर्सन होगा, तथा इसमें नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे जो कि मेंबर होंगे। यानी कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 से अधिक विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, सीवीसी होगा और नॉट मोर देन 2 वीसीज़ होंगे। तो विजिलेंस कमिश्नर होगा। तो जो है देख लिया, सीवीसी होगा जो कि चेयरपर्सन होगा और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे जो कि मेंबर्स होंगे। तो इस टाइम पे जो सीवीसी हैं हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं वो श्री सुरेश एन पटेल जी हैं, तथा 2 विजिलेंस कमिश्नर्स जो हैं 2, वो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और श्री अरविंद कुमार जी हैं। और आप ध्यान देंगे एक क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे वो निटोर श्रीनिवास राव थे। आप इन लोग का फ़ोटो भी देख सकते हैं कि ये हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, श्री सुरेश एन पटेल जी, तथा जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं 2 जो कि मेंबर होंगे, वो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं तथा श्री अरविंद कुमार जी हैं। तो अब इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी पे, जिस कमिटी में प्रधानमंत्री जो होगा, पीएम होगा, चेयरपर्सन होगा, होम मिनिस्टर होंगे जो कि मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा जो कि मेंबर होगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो कमिटी में मेंबर होंगे वो पीएम होंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे, होम मिनिस्टर होंगे जो कि मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, ये ध्यान देंगे लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। आपको यहाँ पे स्पीकर देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, बट आप ध्यान देंगे कि अपोजिशन का एक जो लीडर होगा वो यहाँ पे मेंबर होता है अपॉइंटमेंट कमेटी के में, बाकी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये हो गया। तो इस तरीके से जो है अब इनका टर्म ऑफ ऑफिस और जो है देख लेते हैं सीवीसी का और वीसी का जो है टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 4 साल जो होगा फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच दे इंटर देयर ऑफिस, जिस दिन को उन्होंने ऑफिस में एंटर लिया था उस टाइम से 4 साल तक होगा, या फिर 65 साल, अगर वो 65 साल की एज को मतलब अटेन करते हैं तो जो भी पहले होगा, या तो 4 साल हो जाए तो 4 साल अगर पूरा पहले हो जा रहा है तो 4 साल, अगर 65 साल पहले पूरा हो जा रहा है तो 65 साल। तो शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं 4 ईयर्स स्लैश 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। तो अगर जैसे वो 60 साल के हैं, तो 4 साल वो पूरा करेंगे तो 64 साल के हो जाएँगे। तो यानी कि वो 4 साल अपना पूरा कर पाएँगे। लेकिन अगर बाय चांस वही 63 साल की एज पे सीवीसी बनते हैं या फिर विजिलेंस कमिश्नर में एज ए मेंबर बनते हैं, तो वो 2 साल ही रह पाएँगे। 62 से 64 ही रह सॉरी 63 से 65 तक ही रह पाएँगे, और यानी कि 2 साल ही रहेंगे क्योंकि 65 साल उनका पहले पूरा हो जा रहा है। तो इस तरीके से 4 साल या 65 साल जो भी पहले पड़ेगा, उतना उनका टर्म होगा, चाहे वो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो या विजिलेंस कमिश्नर्स हों। तो और इनका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, नो फर्दर अपॉइंटमेंट। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको यूपीएससी इन्हीं सब पॉइंट्स में फंसाता है। और रेसिडेंस की बात करी जाए तो ये ब्लॉक है जीपीओ कॉम्प्लेक्स में, सतर्कता भवन आईएनए न्यू दिल्ली के पास है। तो ये यहाँ पे रेसिडेंस हो जाता है इन लोग का। सर्विस कंडीशन की बात करी जाए तो सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट डिफाइन करता है। सैलरी की बात करी जाए तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो सैलरी होगा वो यूपीएससी के चेयरपर्सन के बराबर होगा, तथा विजिलेंस कमिश्नर की जो सैलरी होगी वो मेंबर ऑफ यूपीएससी के बराबर होगा। रिज़ाइन करेंगे, अगर इनको रिज़ाइन करना है तो ये प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि पार्लियामेंट में जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये जैसा मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होती है। सेंट्रल
विजिलेंस कमीशन है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, और इनके पास जो है सिविल कोर्ट से रिलेटेड पावर्स होते हैं कि वो किसी को समन कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हैं। इस तरीके की पावर जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को मिली हुई है। और बात रही है रिमूवल की, आप इसको ध्यान देंगे तो रिमूवल दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट कुछ कंडीशंस पे रिमूव कर सकता है, या फिर मिसबिहेवियर के केस में। तो जो प्रेसिडेंट जिन कंडीशन पे रिमूव कर सकता है उस कंडीशंस में है एक्वायरिंग सच फिनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइक टू अफेक्ट हिज फंक्शन। कुछ अगर वो फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट को एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, जो कि उनके फंक्शंस को अफेक्ट करता है, तो ये प्रेसिडेंट इस कंडीशन पे उनको हटा सकता है। एडजर्ज इंसॉल्वेंट, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएं तो हटा हटाए प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, या वो किसी मोरालिटी के अगेंस्ट वाला काम करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, या फिर बाहर वो किसी अन्य एम्प्लॉयमेंट में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, या फिर अगर जैसे कि बोलते हैं पागल है या फिर इस तरीके की बात, तो अगर इन माइंड में कोई किसी तरीके का जो है द्वेष, सॉरी, माइंड में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम जो है आता है तो उनको इस ग्राउंड पे भी हटाया जा सकता है, अगर वो सही से काम कर पाने में असक्षम पाए जाते हैं। और अगला जो रिमूवल का ग्राउंड होता है वो मिसबिहेवियर का केस होता है, कि अगर उन्होंने मिसबिहेवियर किया है, तो मिसबिहेवियर के केस में रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो उसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट मैटर को इंक्वायर करता है। उसके बाद अगर वो मिसबिहेवियर प्रूफ हो जाता है तो प्रेसिडेंट इस ग्राउंड पे उनको हटा सकता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस तरीके से जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का और विजिलेंस कमिश्नर्स का रिमूवल किया जा सकता है। अब हम सेक्रेटरी और जो बॉडीज़ हैं सीवीसी से रिलेटेड अटैच्ड, तो उन सबको देखेंगे। तो सीवीसी का सेक्रेटरीएट होता है जिसमें कि एक सेक्रेटरी होगा, 4 एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, 30 डायरेक्टर्स होंगे या डिप्टी सेक्रेटरीज उनको बोलते हैं। इसमें 2 ऑफिसर होंगे जो कि स्पेशल ड्यूटी पे माने जाएँगे, तथा 4 अंडर सेक्रेटरीज होंगे तथा ऑफिस स्टाफ होगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा याद करने की बात तो नहीं है, बट आप इसको ध्यान देंगे कि सीवीसी का जो सेक्रेटरीएट भी होगा, जिसमें सेक्रेटरी और 4 एडिशनल सेक्रेटरीज होंगे। इतना आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो एक सीवीसी से अटैच में और विंग है वो है सेंट चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटीईओ बोलते हैं। ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसको एग्जामिन करता है। जैसे कि वो विजिलेंस से रिलेटेड मैटर में सीवीसी किसी मामले को जो है चेक कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसमें अगर जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो उसको सीटीईओ ही एग्जामिन करता है। तो सीटीईओ एग्जामिन करता है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे जो है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, तो उससे अगर कोई टेक्निकल बात आती है तो ये जो है सीटीईओ ही वहाँ पे एग्जामिन करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई मैटर है, ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से कोई मैटर है, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कोई मैटर है जो कि टेक्निकल नेचर का है, एनडीएमसी हुआ, सीपीडब्ल्यूडी हुआ, या एम्स हुआ, या फिर ईएसआईसी हुआ, इन सब के जो टेक्निकल बातें होती हैं तो उनको जब इन्वेस्टिगेट करता है तो कहीं ना कहीं सीटीईओ ही का काम होता है कि वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगा, एग्जामिन करेगा उसको। अगला जो होगा इसको सीडीआईज कहते हैं, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इसको बोला जाता है। ये फंक्शन करता है एज इंक्वायरी ऑफिसर टू कंडक्ट ओरल इंक्वायरीज इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो ये ओरल इंक्वायरी करता है, इस बात का ध्यान देंगे। और ये खुद के डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है, जो कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट होती हैं, उसमें इंक्वायरी करता है। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। तो सेक्रेटरीट ऑफ सीवीसी देख लिया हमने, सीटीईओ देख लिया हमने, और सीडीआईज देख लिया हमने। अब हम देखेंगे एक इंडेक्स है जो कि इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट बोलते हैं, आईआईडी बोलते हैं इसको, जो कि कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करता है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस को पब्लिक ऑर्गनाइजेशंस पे। तो इस जो इंडेक्स को निकालने के लिए सीवीसी ने अपॉइंट किया है आईआईएम अहमदाबाद को, इस बात का ध्यान देंगे। तो सीवीसी ने अपॉइंट किया है आईआईएम अहमदाबाद को इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट को जो है उससे रिलेटेड रिसर्च करने के लिए। अब हम देखेंगे सीवीसी को पावर और जुरिसडिक्शन कहाँ से मिलती है। तो सीवीसी को पावर कुछ एक्ट से मिलती है। तो पहला तो एक्ट हो गया सीवीसी एक्ट 2003। दूसरा जो एक्ट हो गया जहाँ से उसको पावर और जुरिसडिक्शन मिलता है वो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 हो गया। और जो अगला एक्ट है द व्हिस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। तो इन सारे एक्ट से जो है सीवीसी को पावर मिलती है तथा उनका जुरिसडिक्शन जो है डिफाइन होता है। अब लिमिटेशंस की बात करी जाए कि सीवीसी का लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशंस की बात करी जाए तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। तो कहीं न कहीं जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कहीं न कहीं इसको ये पावरलेस बॉडी है, ट्रीटेड एज़ एन एडवाइज़री बॉडी। केवल एक इसको एडवाइज़री बॉडी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बाकी इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या फिर जो मैटर्स होते हैं उसको सही से जो है डील नहीं कर पाता है। ऑल्दो सीवीसी इंडिपेंडेंट है, चूँकि हमने देखा सीवीसी इंडिपेंडेंट किसी मिनिस्ट्री या के अंदर नहीं आता है या फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर, बट इट नाइदर हैज़ रिसोर्सेज़, इनके पास रिसोर्सेज़ की बहुत कमी है, नॉट द पावर
टू टेक एक्शन ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, तथा इनको जो है एक्शन लेने का भी पावर नहीं है, ये केवल एज ए एडवाइजरी बॉडी ही ट्रीट करती हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ही दुखद मुद्दा भी है कि सीवीसी जो भी करप्शन से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, उनको बहुत ही पावरलेस बनाया गया है। अब मुझे नहीं पता कि वो इस तरीके से क्यों उन्होंने करा है। इस पे और अच्छा जो है अगर सुधार की बात करी जाए, तो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिफ़ॉर्म्स किए जाएँ तथा इनको पावरफुल बनाया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर इवन जो मिनिस्टर्स हैं, वो अगर किसी तरीके की करप्शन करते हैं, तो उन पे सही से कार्रवाई हो पाए। अगर देश का जो सबसे टॉप लेवल पे जो लोग हैं, जिसको जनता ने चुन के भेजा है डेमोक्रेसी में, वो ही करप्शन करेंगे तो मामला कैसे चलेगा? लेकिन हम आए दिन देखते हैं करप्शन होता रहता है और बहुत ज़्यादा जो है सख्त कार्रवाई हो नहीं पाती है। क्योंकि अगर सख्त कार्रवाई होती तो पर डे करप्शन के मामले निकल के नहीं आते। ये हमारे जो है देश का एक जो है डार्क रियलिटी है कि यहाँ पे करप्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है लोगों में या स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देश की ग्रोथ को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सभी लोगों से अनुरोध है कि कहीं पे भी करप्शन हो तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। आपका ये एज़ अ सिटिज़न दायित्व होता है। तो हम देख लेते हैं। इवन आपको अगर जैसे कंप्लेंट लॉन्च करना है, आपके पास अगर कोई प्रूफ़ है, तो आप जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो साइट है, वहाँ पे जाकर के कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं तथा उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग पॉलिसी उनकी होती है, क्या-क्या किस तरीके से कंप्लेंट को वो हैंडल करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन दी होती है कंप्लेंट पे। आप इन सबको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक जो है नॉलेज मिले कि किस तरीके से अगर किसी जगह पे आपको कंप्लेंट मिलता है, सॉरी अगर किसी जगह पे आप करप्शन देखते हैं, तो उसका जो है रिपोर्ट यहाँ पे कर सकें। तथा विजिल ब्लोअर कंप्लेंट जो है, वो भी यहाँ पे जो विजिल ब्लोअर्स होते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप इवन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है सीवीसी वीक मनाता है। अभी इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला था जिसमें आपको मतलब ये करप्शन जो है अगर होता है तो उससे रिलेटेड आप मैटर्स को जो है कंप्लेंट करेंगे तथा जो है आप खुद अपनी लाइफ में कभी करप्शन नहीं करेंगे, ऐसा आप जो है ओथ लेते हैं। तो इस तरीके का ये जो है प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड सारे मुद्दे को देखा है, तो आप एक बार इन सारी चीज़ों को फिर से देख लेंगे, कोई भी चीज़ जिससे आपको भूले ना, तो आप आराम से इस सबको पढ़ते रहें। तथा आपसे विनती है कि आप जो है मैराथन जो है इंडियन पॉलिटी का जो हमने लिया है 85 मिनट्स का, उसको ज़रूर देखें। वो आप 85 मिनट्स में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी जो है चीज़ों को जान पाएँगे। तथा मुझसे जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, ट्विटर या लिंक्डइन हैंडल को जो है वहाँ पे हमको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक का जो डिस्क्रिप्शन में इन सारे का लिंक्स दिया हुआ है। तो साथ देते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे।